चलो भाई शुरू करो। जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 निकालें। इसमें पेज नंबर 19, एथिक्स फॉर टैक्स पेयर्स, मोरालिटी बिहाइंड टैक्स कंप्लाइंस। अच्छा, ये ना 3 अप्रोचेज हैं। देयर आर 3 अप्रोचेज टू टैक्स कंप्लाइंस विच आर एज अंडर, जो कि ये हैं। यूटिलिटेरियनिज्म, ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें कहा जाता है कि भाई अभी टैक्स से इसको लिंक ना कीजिएगा, जिसमें चाहा जाता है यूटिलिटेरियनिज्म में कि ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस होनी चाहिए, खुशियां होनी चाहिए अमंगस्ट पॉपुलेशन, लोगों के दरमियान खुशियां होनी चाहिए। हैप्पीनेस इज सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर डिजायर्स। डियोंटोलॉजी कहती है कोई भी काम करना है ना, तो ये ना देखो खुशी है या नहीं, आपने ये काम इस वजह से करना है कि ये आपकी ड्यूटी है। तो ये एथिकल बिहेवियर को इसलिए पसंद करता है कि आपकी ड्यूटी है एथिकल रहना। अच्छा, या टैक्स के एतबार से बात करें तो आपकी ड्यूटी है टैक्स देना। वर्चू एथिक्स, वर्चू एथिक्स फोकस ऑन वर्चूज वी शुड हैव। हमारे में जो वर्चूज होने चाहिए, क्या ब्रॉड कॉन्सेप्शन मस्ट बी यूज हियर। गल करना आगे, वर्चू इज नॉट ओनली ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी नहीं है, बट यूजिंग वंस टैलेंट, ये टैलेंट इस्तेमाल करना भी एक वर्चू है, अच्छी बात है। और सोए पड़े रहना 10-10 घंटे 11-11 घंटे, ये गड़बड़ है। तो अपने टैलेंट को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि एक फुलफिल्ड लाइफ गुजर सके। अब लाइफ का फुलफिल का मकसद ही सोना हो तो फिर और बात है। अच्छा, एथिक्स एंड मोरालिटी फॉर टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग टैक्स कंप्लायंस। अब इन 3 बातों को लिंक करें आप टैक्स के एतबार से। हो जो उधर ही हो जाए एक दफा। इन 3 बातों को लिंक करें टैक्स के एतबार से। अच्छा, ये 3 अप्रोचेज, इनको जरा ज़बानी याद करें। यूटिलिटेरियनिज्म, ट्राई करें, डेंटिस्ट भी तो बोल ही लेते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म, डियोंटोलॉजी और वर्चू एथिक्स। अच्छा, अब जी फॉर टैक्स पेयर्स फॉलोइंग यूटिलिटेरियन अप्रोच, जो टैक्स पेयर यूटिलिटेरियन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, यानी कहते हैं कि हैप्पीनेस होनी चाहिए लोगों के दरमियान। द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक गोल इज टू इंश्योर दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल टू एवरीवन फॉर डिसेंट लाइफ। क्यों अवेलेबल होनी चाहिए गुड्स? ताकि लोग खुशी से जिंदगी गुजार सकें। यूटिलिटेरियन कंप्लायंस लेवल, कंप्लायंस लेवल होता है लॉ को मानने का जज्बा, लॉ को मानने का जज्बा। यूटिलिटेरियन कंप्लायंस लेवल विल बी बेटर, यूटिलिटेरियन का लॉ को मानने का जज्बा बेहतर होगा। यूटिलिटेरियन, आज आगे, यूटिलिटेरियन कंप्लायंस लेवल विल बी बेटर, यूटिलिटेरियन का लॉ को मानने का जज्बा आला होगा, क्योंकि यूटिलिटेरियन खुशियों की बातें करता है। कैसे? असल में यूटिलिटेरियन ये कहते हैं मैं खुशी से इसलिए टैक्स देने को तैयार हूं। अब जरा लॉजिक और से सुनिए, आप इधर सुनो। यूटिलिटेरियन कहते हैं खुशी होनी चाहिए। यूटिलिटेरियन कहते हैं मैं टैक्स इसलिए मानने के लिए तैयार हूं कि जब टैक्स दिया जाएगा तो आम लोगों, जनरल पब्लिक के दरमियान हुकूमत खाना रोटी सारी चीजें प्रोवाइड कर सकेगी, इसलिए लोग खुश होंगे। जब लोग खुश होंगे तो मैं तो चाहता ही खुशियां हूं, मैं तो इस अप्रोच में चाहता ही खुशियां हूं। तो यूटिलिटेरियन का टैक्स मानने का जज्बा हाई लेवल पे होगा, जिसको आप कहते हैं लेवल है। यूटिलिटेरियन का टैक्स को लॉ मानने का जज्बा हाई होगा बिकॉज देयर इज अ ग्रेटर नीड ऑफ रिसोर्सेज फॉर जनरल पब्लिक एंड कंट्री, क्योंकि जनरल पब्लिक और कंट्री के लिए ग्रेटर रिसोर्सेज की जरूरत है। ये खुशियां कैसे आ जाएंगी रिसोर्सेज से? जब टैक्स दिया जाएगा तो फिर लोगों में बांटा भी जाएगा हुकूमत की तरफ से, जब बांटा जाएगा तो लोगों में खुशियां आएंगी, सारे सुबह उठ के एक दूसरे को हैप्पी हैप्पी देखा करेंगे। डियोंटोलॉजिस्ट, इस सुबह की क्लास में ना मुंह बना के ना बैठा करें प्लीज। डियोंटोलॉजिस्ट, डियोंटोलॉजी एक ऐसी अप्रोच है विच ले डाउन द ड्यूटीज। ये कहते हैं खुशियां छोड़ो, कुछ भी काम करना हो ना तो आपकी ड्यूटी होनी चाहिए। अगर ये काम करना है तो मेरी ड्यूटी है, बस खुशी हो ना हो, ड्यूटी को आपने पूरा करना है। देयर इज अ ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू पे फॉर सोशल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन से सोशल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है? लिखें, सड़कें वगैरह और ब्रिज वगैरह। ये जो सड़कें वगैरह और ब्रिज वगैरह हुकूमत प्रोवाइड कर रही है, तो हमें अन्य वाइज पे बाइकें चलानी चाहिए, स्टंट मारने चाहिए, या हमें इनके लिए थोड़ा बहुत टैक्स की फॉर्म में पे भी करना चाहिए? स्टंट मारने चाहिए, ठीक है। देयर इज अ ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू पे फॉर सोशल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सोशल रिसोर्सेज सड़कें वगैरह। द वन हु यूजेस द पब्लिक हॉस्पिटल, अगर पब्लिक हॉस्पिटल में जाके मुफ्त लगा रहे हो, 10 रुपए की पर्ची में लाख रुपए का इलाज करवा रहे हो, तो ऑन अ पब्लिक रोड शुड पे फॉर इट guy, so you should pay for it in the form of taxes guy. So this approach says that it's obligation, ये हमारी जिम्मेदारी है to pay the tax for use of public facilities. Public facilities हम यूज करते हैं तो इसलिए टैक्स पे करना हमारी जिम्मेदारी है। वर्चू एथिक्स वाला बोला, असल में ये 3 माइंडसेट समझ लें, 3 माइंडसेट है। वर्चू एथिक्स वाला बोला वन शुड यूज वंस टैलेंट टू फुल, अपनी सलाहियतें पूरी इस्तेमाल करो। अच्छा, अगली बात ना बड़ी गौर से समझनी है। फाइनेंशियल, पेज नंबर है मेरी बुक में 19, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इनकरेज पीपल टू यूज देयर टैलेंट्स। अगर टैलेंट इस्तेमाल करने पे आपको पैसा मिले तो आप टैलेंट का भी हाई लेवल इस्तेमाल करेंगे। दोबारा पढ़ें जरा।
फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इनकरेज पीपल टू यूज देयर टैलेंट्स। अगर फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है, पैसे, पैसे अगर मिलेंगे टैलेंट इस्तेमाल करने पे तो आप अपने टैलेंट को और दिखाएंगे, फन को और निखारेंगे। लेकिन अगर टैलेंटेड बंदे को कह दिया जाए कि तेरे पे हाई टैक्स रेट लगेगा तो वो कहेगा मैं कमाऊंगा ज्यादा, टैक्स रेट भी ज्यादा लगेगा, तो वो रोएगा। बट आपको पता है हर जगह आ जाता है, बट वेरी हाई टैक्स रेट रिड्यूस दोस, लेकिन बहुत हाई रेट उन इंसेंटिव्स को कम कर देगा। हेवी रेट्स, भाई ये खुदा ना खास्ता आपको पता चले ना उठ के कि आप लेट हो जाओगे तो दाएं बाएं वाले को ऑडियो रिकॉर्डिंग का कह दिया करें, बल्कि कॉल पे ले लिया करो, साथ साथ सुनते रहा करो। बट वेरी हाई रेट रिड्यूस दोस इंसेंटिव्स। लेकिन अगर ज्यादा टैक्स रखेंगे तो इंसेंटिव्स को लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोग कहेंगे सारा तो हुकूमत ले जाती है, हमारे पास क्या बचता है। लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत भी फिर टैक्स कम रखेगी ताकि लोग खुशी से काम करें। अच्छा, एनदर वर्चू इज चैरिटी। एक और नेकी है चैरिटी, सदका देना, चंदा जिसे आप कहते हैं। साथ वाले को देखा करें जब मैं चंदा कहूं। एनदर वर्चू इज चंदा, एक और वर्चू है चंदा। इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश, या कैश की फॉर्म में, और इधर इन द फॉर्म ऑफ टाइम। कुछ लोग पैसे चंदे के तौर पे देते हैं, कुछ लोग कहते हैं देखो मेरे पास चंदा चुंदा तो है कोई नहीं ना, चंदा मैंने आज तक देखा, मैं खुद ही चंदा हूं तो मैं अपना टाइम दे देता हूं। तो कुछ लोग अपना टाइम दे देते हैं चैरिटी में, लोगों की मदद कर देते हैं। कोई गरीब का घर बन रहा था, चल यार ईंटें मैं उठा देता हूं। ज्यादा घर लेके जाने के लिए पैसे होंगे तो लोग ज्यादा चंदा देंगे। वैसे ज्यादा घर देने के लिए पैसे कैसे होंगे? अगर आपने 100 रुपया कमाया है और 10 रुपए टैक्स दे दिया फिर तो ज्यादा पैसे लेके जाने के लिए होंगे घर। लेकिन अगर आपने 100 रुपया कमाया और 70 रुपए टैक्स दे दिया फिर पैसे ज्यादा घर लेके जाने के लिए नहीं होंगे। द मोर टेक होम मनी पीपल हैव, द मोर चैरिटीज दे कैन अफोर्ड। जाहिर बात है, और चैरिटी के लिए पैसा होगा तो फिर आप टाइम भी निकालेंगे, चलो यार कोई काम भी कर लें आप, वरना तो शर्म सी आती है पैसे लिए बगैर निकलना और चंदा देना। मैं अपना टाइम चंदे के तौर पे देने आया हूं। द थर्ड वर्चू इज इंडिपेंडेंस। अच्छा मुझे ये बताएं, दूसरों के पैसों पे जीना सही है या अपने पैसों पे? अपने पैसों पे जीना सही है। कोई हया होती है बंदे में, कोई गैरत होती है बंदे में, ये नहीं कि दूसरे से तू ये खिला, तू वो खिला, तू ये करा। ये जो पुरवकार लोग होते हैं ना, इनके अंदर ये बातें नहीं होती। अच्छा हमारी तबीयत है ना भूखी भूखी नहीं होनी। अच्छा, थर्ड वर्चू इज इंडिपेंडेंस। तीसरा वर्चू क्या है? इंडिपेंडेंस। इट इज गुड टू लिव ऑन अदर्स मनी, इट इज गुड टू लिव ऑन लोअर टैक्स रेट, मेक इंडिपेंडेंस इजी। कुछ बातें बीच में वो कर रहा होता है, आगे पीछे से लिंक नहीं होती हैं, अलग अलग लाइंस हैं, तो कई चीजों को अलग अलग लाइन के तौर पे आप पढ़ेंगे और कई चीजों को शायद लिंक करके पढ़ना पड़े। अच्छा भाई ये सिलेबस में है, क्या करें। अच्छा मोहतरम, अब ये 3 किस्म के लोग हैं, यूटिलिटेरियन, डियोंटोलॉजी, वर्चू एथिक्स। अच्छा, लॉ मेकर ने जाने टैक्स लेने, जो हजरात लेट आए हैं यूटिलिटेरियन लोग हैं, ये कहते हैं खुशियां होनी चाहिए। डियोंटोलॉजी वाले कहते हैं किसी काम को करना है ड्यूटी समझ के करो, और वर्चू एथिक्स वाले कहते हैं टैलेंट्स को फुल इस्तेमाल करो। तो ये सादा सादा सी बातें हैं। इन 3 लोगों के पास अगर लॉ मेकर ने टैक्स लेने जाने ना, तो लॉ मेकर पहले ये पता चलाएगा ये किस फिरके से है। लॉ मेकर इससे कहेगा और भाई क्या हाल है, कहते हैं मैं ठीक हूं, मैं बस चाहता हूं लोगों में खुशियां हो। लॉ मेकर को अंदाजा हो जाएगा ये किस अप्रोच से ताल्लुक रखता है, यूटिलिटेरियन से। इससे कैसे टैक्स लेगा? जैसे फकीर होता है ना, उसको पता होता है नया शादीशुदा जोड़ा जा रहा हो, अल्लाह तुम्हें औलाद दे, बाबा जी अल्लाह तीनों हज कराए, बाबा जी बचा जा रहा, अल्लाह तीनों पास करे। तो वो जिस तरह का बंदा गुजरा होता है ना, उसके मुताबिक ही वो दुआ देता है। तो इसी तरह ये 3 किस्म के लोग हैं, 1 2 3। इन 3 किस्म के लोगों को लॉ मेकर ने इन्हीं की जबान में बात करनी है, तो ये तीनों खुशी से टैक्स देने को तैयार हो जाएंगे। अच्छा, हेडिंग पढ़ के आप कुछ और समझ रहे थे, एथिक्स फॉर टैक्स पेयर्स। शायद टैक्स पेयर्स को टैक्स जमा कराने के लिए खुदा खौफी होनी चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मैंने हुकूमत का, तो बातें कहीं और ही निकल गई हैं। अच्छा जी, टैक्स कैन बी यूज्ड फॉर ऑल पर्पसेस एंड इट इज क्लियर व्हाट एथिसिस्ट्स, व्हाट साइंटिस्ट्स, एथिसिस्ट्स would say about these purposes, purpose। अच्छा, अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करना, यानी सिक्योरिटी, या कांगड़ी पहलवान है सारे पाकिस्तान में तो हेल्थ केयर करनी है, अनपढ़ है सारे, पढ़े लिखे जाहिल जिसे आप कहते हैं, या एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो इन सारे लोगों का क्या करें, इन सारे लोगों को कैसे जो है वो हम बेहतर करें। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, कहता है हेल्थ केयर बेहतर करनी है, उसके लिए अच्छे अस्पताल चाहिए, एजुकेशन बेहतर करनी है, उसके लिए जो है वो स्कूल कॉलेज चाहिए। अब इनके लिए हुकूमत के पास पैसा है नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल थर में जाके खोले। अब आप इन लोगों के पास जाके पैसे मांगे, यूटिलिटेरियन के पास जाके कहें यार देखो अगर तुम पैसे दोगे तो ये सारे काम होंगे, ये सारे काम होंगे तो लोग खुश होंगे। यूटिलिटेरियन कहेगा वेल डन, आई एम रेडी टू पे टैक्स, विल अप्रूव टैक्स, कहेगा मैं टैक्स देने को तैयार हूं, मैं अभी अंदर से पैसे लेके आ रहा हूं, बेगम जेवर दे दे, मैं भी अंदर से पैसे लेके आ रहा हूं, तो अपने पैसे और बेगम का जेवर कहेगा ले जो भाई ये मेरा टैक्स है, विल अप्रूव टैक्स बिकॉज मोर गुड्स एंड सर्विसेज विल बी अवेलेबल रिजल्टिंग इन मोर हैप्पीनेस अमंग द पीपल। आज आके इसकी सुई हैप्पीनेस पड़ी हुई है। अच्छा, लेकिन अगर गरीब लोगों की मदद करनी हो, उनके घर बना के देने हो, 1 करोड़ घर बना के देंगे, 50 लाख नौकरियां मिलेंगी, अगर ऐसा हो
तो यूटिलिटेरियन भी टैक्स देने को तैयार हो जाएगा, कहेगा विल अप्रूव टैक्स, हाँ 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 टैक्स मेरी तरफ से, बिकॉज इट विल लीड टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, क्योंकि गरीबों के पास भी घर आएंगे, उनके पास भी पैसे आएंगे, और फिर लोग हैप्पी हैप्पी नजर आएंगे, और जब सारे सबके दांत बाहर निकले होंगे तो आई विल बी हैप्पी हैप्पी। टूथपेस्ट भी सही होना। डियोंटोलॉजी, डियोंटोलॉजी वाले को यहाँ पे लिंक किया जा सकता था, पता नहीं आई कि अपने सुस्ती की इसकी मिसाल क्यों नहीं दी। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई मिसाल नहीं आ सकती। अच्छा बहरहाल डियोंटोलॉजी वाला कहेगा यार मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी है नीडी पीपल की हेल्प करना, इससे बड़ी ड्यूटी और क्या हो सकती है? मैं तो समझता हूँ मेरी जिंदगी का मकसद ही है। तो इसे हैप्पीनेस की बातें करके नहीं कहा जाएगा। इसे कुछ लोग होते हैं ना, आपने जिंदगी में देखा होगा, बड़े ड्यूटीफुल और बड़े असूलों की बातें करने और असूलों से ना हटने वाले, इन लोगों को कहा जाएगा भाई देखो असूली तौर पे ये बात बनती है कि आपकी जिम्मेदारी है गरीबों की हेल्प करना। कहेगा यस आई एग्री, ये भी टैक्स देने को तैयार होगा, विल अप्रूव टैक्स बिकॉज इट इज आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ पुअर। तो पुअर पीपल की हेल्प करना हमारी ड्यूटी है। और जो वर्चू एथिक्स है वो ये कहेगा भाईजान जितने कांगड़ी पहलवान खत्म हो जाएंगे और सेहतमंद लोग आएंगे उतने टैलेंट ज्यादा इस्तेमाल होंगे, इसलिए मैं भी टैक्स देने को तैयार हूं। विल अप्रूव टैक्स बिकॉज दिस विल एनेबल पीपल टू लीड प्रॉस्पेरस लाइव्स एंड यूटिलाइज देयर टैलेंट्स टू फुल। और इन द एंड वर्चू एथिक्स वाला गरीबों के घर बनाने के लिए भी पैसे दे देगा, बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ लेस फॉर्चुनेट, यहां टैलेंट का जिक्र नहीं कुछ किया, बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ बदकिस्मत इज इटसेल्फ अ बहुत बड़ी नेकी। वर्चू मींस नेकी, ये बहुत बहुत बड़ी नेकी है, कहते हैं मैं ये करने को तैयार हूं। इसलिए उसने यहां लिखा था वर्चू थोड़े ब्रॉड मानी रखता है, काफी ब्रॉड मानी है, अ ब्रॉड कॉन्सेप्शन मस्ट बी। अच्छा कहते हैं अब मैंने सारी आपको लॉजिक्स दी हैं, मोरालिटीज फॉर सिटीजंस टू पे टैक्सेस इज जस्टिफाइड। अबू बकर एसी चला दीजिएगा, बंद कर दें, मुझे पहले ही बंद लग रहा है, लाइट ऑफ है लेकिन चल रहा है, इसी इधर ही खड़ा है लेकिन चल रहा है, चलिए बंद कर दें। मोरालिटी फॉर सिटीजंस, लॉजिक फॉर सिटीजंस समझ लें, लॉजिक फॉर सिटीजंस टू पे टैक्सेस इज जस्टिफाइड। लॉजिक जस्टिफाइड है कि टैक्स उनको देना चाहिए, क्यों? ताकि हुकूमत पीटीआई इज एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, पीटीआई इज एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीटीआई इज एबल टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल। सेहतमंद होंगे, एजुकेशन होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी सबको। चलें जी, वैसे तो क्लास इसलिए पूरी होने का वेट किया जा रहा था कि हमने एक न्यूमेरिकल शुरू करने, लेकिन इसके लिए भी क्लास पूरी होने का वेट किया जा रहा था। ये पेपर में आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, टैक्स अवॉइडेंस एंड एवेजन। तो जो हजरात माशाल्लाह जेल रोड पे आते जाते रहते हैं उनको पता होगा कि जेल रोड पे इस साइड पे जो है वो मैकडॉनल्ड्स है, इस साइड पे जो है वो केएफसी है, इधर क्या जिलानी पार्क है, ठीक है, इधर जिलानी पार्क है और इधर जो है वो पीआईसी है और ये जो है वो रोड चल रही है, ये उसके दरमियान ये है। अच्छा अब ये जो है ना, अगर आप गाड़ी के ऊपर डिंकी के ऊपर आ रहे हैं और गाड़ी के ऊपर आते 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 आप इधर आए हैं, इशारा बंद हो गया है, तो ये आप चेक करिएगा अपना लेवल, मैकडॉनल्ड्स के पास है ना, ऐसे थोड़ा सा होके ना ऐसे आप निकल सकते हैं, तो उस इशारे को आप अवॉइड कर सकते हैं। कितने लोगों को पता है उस इशारे का? अच्छा जी, 2-3 लोग हैं, बाकी इंशाल्लाह क्लास के बाद चलते हैं। तो ये आप निकल सकते हैं। और अब आप पुलिस वाला आगे पकड़ेगा, आप कहेंगे पहले मैं खाला के घर जाने लगा था, अब मैं फूफू के घर जाने लगा हूं, बहरहाल अब मैं ताया के घर जा रहा हूं। तो इस तरह की बातें करते हैं, पुलिस वाले भी हंसने लग जाते हैं कहते जा यार जा। ओके, तो दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है कि भाईजान आप गाड़ी खलो के इधर खड़े हो जाएं कि भाईजान बत्ती लाल है, मैं भी लाल हाँ, खलो जा। तो लेकिन फिर दिल में आए छिक के रखो और आप निकल जाएं। अब इवेजन कौन सी है और अवॉइडेंस कौन सी है? पहले वाली क्या थी? अवॉइडेंस, और दूसरे वाली इवेजन। तो पहले वाली अवॉइडेंस थी, यानी कि आप वो पकड़ नहीं सकता, आपका सर्विस लाइन से होकर निकले हैं। तो मोस्ट पीपल पे देयर टैक्सेस। इसी तरह टैक्स बचाना है और टैक्स एवेड करना है। कंपनीज के लिए टैक्स रेट किसी को याद हो? 29%। और इंडिविजुअल्स एओपीज के लिए टेबल 1, और टेबल 1 में तो रेट 10% भी है, 15% भी है। अच्छा, 2 लोग मिलकर कारोबार शुरू किया, उनके लिए बाइंडिंग है कि कंपनी बनवाएं या वो पार्टनरशिप भी बन सकते हैं। अब आपकी चॉइस है। अब अगर आप जानबूझ के एओपी इसलिए बनाएं कि मेरा टैक्स बचेगा, तो आपने क्या गलत किया? कोई इवेजन नहीं की। कैसे लॉ मारा है? लॉ मेकर आपको क्या आके कहेगा टैक्स बचाने के लिए तुम एओपी बने हो, आओ पकड़ो तुम दोनों को गाड़ी में डालो, चलो एससीसी पे ले जाओ, यार इनकी कंपनी बनाओ। हद होगी यार, इनकी कंपनी बनाओ, रुंडे हैं दोनों। ओ भाई एओपी हैं, एओपी हैं, खड़े हो जा, तू हंस रहा है, प्रेसिडेंट की मिसाल दे, खड़े हो जा। नहीं खड़े हो जाओ, खड़े हो जा, हंसा करो ना, यही तो मसला है ना, हंसना मसला है। खड़े हो जा, प्रेसिडेंट की मिसाल दो, खड़े हो जाओ, प्रेसिडेंट की मिसाल दो। ओ भाई खड़े हो जा, प्रेसिडेंट की मिसाल दे, क्लास नहीं ली थी घर में बैठ के? प्रेसिडेंट अब्बू ने हाँ चल, अब क्या फायदा, रहने दे, चलो बैठ जाओ यार, छोड़ो पर यार, मैं आइंदा किसी और को पढ़ा लिया करूंगा। मोस्ट पीपल पे टैक्सेस बट आर नॉट विलिंग। अच्छा वैसे ही बीच में एक बात याद आ गई, मैंने कहा आपसे पूछ लो। अच्छा इवेजन क्या होता है? जानते बूझते हुए टैक्स मारना। और अवॉइडेंस क्या होता है? लॉ के अंदर रहते हुए टैक्स बचाना। चलो मैंने आपको मिसाल दी, एक और मिसाल है। आपने एक नॉन रेजिडेंट को जाके डराया, त्रा निकालने की कोशिश की उसकी, नहीं, आपने ये उसको जाके डराया कि मोहतरम अगर आप 184 डेज रुके ना या 183 डेज रुके आप रेजिडेंट बन जाएंगे।
उसको ये बात पता ही नहीं थी, उसने जल्दी जल्दी टिकट करवाई और 180 डेज बाद चला गया अपना काम करके। अब बताएं क्या उसने टैक्स मारा है या लॉ के अंदर रहते हुए टैक्स बचाया है? लॉ के अंदर रहते हुए टैक्स बचाया है। तो देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस कि लॉ के अंदर रहते हुए आप टैक्स बचा सकते हैं। आपको सेपरेट रेट अवेलेबल है गोल्डन हैंडशेक में, अब आप सेपरेट रेट लगा लेते हैं तो लॉ के अंदर रहते हुए टैक्स बचा रहे हैं, आप टैक्स मार नहीं रहे। तो देयर कैन बी इवेजंस एज वेल एंड देयर कैन बी अवॉइडेंस। अवॉइडेंस इज अलाउड एंड इवेजन इज नॉट अलाउड। ये बिजनेस का चैप्टर नहीं पढ़े, खर्चा नॉट अलाउड है। इवेजन वो एक्ट है, वो हरकत है जो नॉट अलाउड है। टैक्स अवॉइडेंस इज द लीगल यूज ऑफ टैक्स लॉ टू वन्स ओन एडवांटेज। अपने फायदे के लिए आपने कंपनी की बजाय ओपी बनवा ली टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टैक्स। फॉर एग्जांपल इट इज अप टू टैक्स पीरियड वेदर बिजनेस स्टार्टेड एज पार्टनरशिप और कंपनी। कुछ ना टैक्स फ्री जोन्स होते हैं जैसे सियालकोट में है, वहां पे ये चीजें होती हैं, आप बना के बाहर के मुल्क बेचेंगे ना तो हुकूमत टैक्स नहीं लेगी, तो वहां भी चले जाएं आप, टैक्स फ्री जोन्स में चले जाएं। तो ये भी टैक्स बचाने का तरीका है या मारने का? बचाने का, बचाने का। तो आप सीए करने वाले लोगों को टैक्स बचाने के तरीके बताया करेंगे, टैक्स मारने के? टैक्स एवेजन इज, वो कहेगा मार के दो टैक्स, फिर टैक्स इवेजन इज इलीगल प्रैक्टिस वेयर इंडिविजुअल्स यूरोपियन एंड कंपनी जानते बूझते हुए अवॉइड्स द पेमेंट ऑफ टैक्स। जरा पढ़ते हैं मजे का। इन टैक्स इवेजन टैक्स पेयर जानते बूझते हुए कंसील्स द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स टू टैक्स अथॉरिटीज। झूठ बोलेंगे एफपीआर को। इट इज पनिशेबल अंडर द लॉ। फॉर एग्जांपल इनकम छुपाना, इनकम को मिसक्लासिफाई करना किसी हेड में, ज्यादा खर्चे माइनस कर लेना, ज्यादा टैक्स रेट ले लेना। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, पहली अवॉइडेंस है, इवेजन है। मिस्टर ए है, उसका बिजनेस है जूते बेचने का, हिज सेल्स आर 20 मिलियन, उसकी सेल्स हैं 20 मिलियन। उसने सारे पैसे बैंक में रखे हुए हैं लॉकर में टू हाइड इट फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज, ताकि टैक्स अथॉरिटीज से पैसे पता ही ना चले उन्हें। इवेजन है। हाँ, बाद में पकड़े जाएं, लॉकर भी बैंक खुलवा लेता है, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल उसकी नीयत इवेजन की है। मिस्टर बी कमा रहा है 50 मिलियन, हाउएवर ही 50 मिलियन से मिसाल के तौर पे सेल है, हाउएवर ही डिक्लेयर्ड ओनली दैट इनकम व्हिच इज वेरीफाइबल फ्रॉम बैंक। लेकिन उसने सिर्फ इतनी इनकम बताई है जो बैंक से वेरीफाई हो सकती है। बकाया पैसे उसने सेपरेट बैंक अकाउंट किसी और के नाम से खुलवा के, अपने घर में जो चपड़ासी आता था उसके नाम से खुलवा के उसमें डलवा दिए। इवेजन। मिस्टर सी ने 50 मिलियन कमाए, अब आपको पता ही होगा अगला क्या आपने कहना है, हमें तो अब दो वो हो गए हैं तो अगला कुछ। हाउएवर मिस्टर सी इज अर्निंग 50 मिलियन, ही रिकॉर्डेड 37 मिलियन खर्चे यूजिंग लीगल टैक्टिक्स। लीगल टैक्टिक्स चूज करते हुए इनिशियल अलाउंस बड़ा सा डाला, डेप्रिसिएशन की फिगर्स डाली हैं, भाई ये अलाउड है सारी, ये तो आपने लॉ के अंदर रहते हुए किया। तो दिस इज कॉल्ड एज अवॉइडेंस, लॉ के अंदर रहते हुए बचाना है। अच्छा चलें यार, मैं ये नहीं चाह रहा कि न्यूमेरिकल हमारा जल्दी जल्दी हो, तो ये 3-4 लाइनें इंशाल्लाह इसको सैंडविच कर लेते हैं, यानी पहले न्यूमेरिकल करते हैं, फिर टाइम बचेगा आके तो ये कर लेंगे। ऐसा ना हो न्यूमेरिकल टाइम ही ना दे। वैसे तो रॉयल्टी की डेफिनेशन भी आज पढ़नी है एज पर माय प्लान। अच्छा, एओपी का चैप्टर किधर है? चलें निकालें न्यूमेरिकल इसका, एक और आज न्यूमेरिकल करते हैं। ये मैं एक चीज बना के लाया हूं घर से, आप लोग घर से सवैयां बना के लाते हैं और मैं ये बना के लाया हूं। इनकम फ्रॉम बिजनेस बता दें इस बंदे की, कैलकुलेटर निकालें और इनकम फ्रॉम बिजनेस बता दें इसकी। सादा सी बात है, 30-35 सेकंड सोच लें और जवाब दे दें। चलें ठीक है, नोट कर लें, लेकिन प्लीज 1 मिनट से ज्यादा ना लीजिएगा नोट करने में। सॉल्यूशन फिर मैं इसका करवा देता हूं। यार ये पेज नंबर ना सुहेल खालिद काजी वाला न्यूमेरिकल है, पेज 251। तो उसकी ना बेस बनानी है, उससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल कराना चाह रहा हूँ। पेज 251 कितने लोगों ने निकाल ली इनकम फ्रॉम बिजनेस? हाथ खड़ा करें। और हद होगी यार, इसमें क्या करना है, मेरा तो ख्याल था सारे हाथ खड़ा करेंगे। बताएं इनकम फ्रॉम बिजनेस कितने लोगों ने निकाल लिया, हाथ खड़ा करें, बस जल्दी बताएं बाकी भी। इट्स ओवर, बस 2-3 सेकंड में और दे रहा हूं नोट करने के लिए, जल्दी करें। हाँ जी, तो यार ऐसे तो ना करें ना। ये देखें, आपके मैंने आपको कराया था एक न्यूमेरिकल, आपके बिजनेस की सेल है 100 रुपया, आपके बिजनेस के खर्चे हैं 40 रुपए, आपने अदर इनकम कमाई जो आपने ऐड की, गेन ऑन शेयर्स, गेन ऑन शेयर्स, तो 65 हो गया। तो आपको याद है मैंने पूछा था इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी, आपने क्या कहा था?
65 तक आते आते कैपिटल गेन भी ऐड हो गई है। ऐड हुई हुई चीज को कैसे निकालते हैं? लेस करके। तो बता दें, अगर मैं वर्किंग वन करूं इनकम फ्रॉम बिजनेस की, तो व्हाट इज माय इनकम फ्रॉम बिजनेस? 65 लेस कैपिटल गेन 5। कितने लोगों को ये बात याद आ रही है? तो बता दें, अगर प्रॉफिट में किसी और हेड की इनकम ऐड हुई हो तो उसे कैसे पार्क करते हैं? लेस करके। ये बात कितने लोगों को याद है? जरा हाथ खड़ा करके बता दें। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए किसी और हेड की इनकम अगर पड़ी हो तो इसे आज किसी और हेड की इनकम भी पड़े हुए हैं और उसके खर्चे भी रिकॉर्ड हुए हैं। ये है बस। आज किसी और हेड की इनकम भी पड़ी हुई है, लेकिन वो इनकम ऐसी नेचर की है कि जो अपने खर्चे भी पाल रही थी साथ। कैपिटल गेन के तो शायद इतने खर्चे नहीं थे, लेकिन उस इनकम के खर्चे भी थे। तो ये फर्क है बस आज। अब तो निकाल दें यार, अब तो बता दें कितनी निकली यार इनकम फ्रॉम बिजनेस? एक्सेलेंट। 80 वाले हाथ खड़ा करें। तो 80 इज द इनकम फ्रॉम बिजनेस। वेल डन। कैसे? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए बिल्डिंग का किराया शामिल हो चुका हुआ है। बिल्डिंग रेंट पे देना बिजनेस है या बिजनेस? ये तो सेल्स और सैलरीज आपके बिजनेस की होंगी। बिल्डिंग रेंट पे देना बिजनेस है या बिल्डिंग रेंट पे देना प्रॉपर्टी है? तो बोले 92 के प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है? ऐड हो चुकी है। क्लियर? अच्छा, ग्रॉस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है? 15। खर्चे खर्चे माइनस करके। अकाउंटिंग वाले रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं करते जब तक रिपेयर ना हो। अकाउंटिंग के टीचर रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं करते। अकाउंटिंग के टीचर बस जो एक्चुअल खर्चे हैं वो माइनस करने देते हैं। अच्छा जी, बोले ये ग्रॉस रेंटल इनकम कितनी है? 15। और खर्चे 3। कट कटा के रेंटल इनकम 12। तो रेंटल इनकम इज 12। क्या मैं रेंटल इनकम को उल्टा दूं? बिल्कुल उल्टा दें। वर्किंग वन इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालने चला हूं। नेट प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते 15 ऐड हो चुका है। 15 ऐड हो चुका है। 15 को लेस कर दूं, 3 लेस हो चुका है, 3 को ऐड कर दूं, जवाब क्या आएगा? 80। कितने लोगों ने 12 को लेस किया? एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं, आपकी मर्जी है। दोनों बातें समझ आ गई तो हाथ खड़ा कर दें प्लीज, बोंगी ना मारिएगा। प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते कितना ऐड हो चुका है? 12 में ग्रॉस रिसीट कितनी है? उसके खर्चे 3। 2 तरीके हैं, दोनों में से जो मर्जी आपकी दिल चाहे। मैं मुनासिब समझ रहा हूं नेट रेंटल इनकम को उल्टा दूं। नेट रेंटल इनकम को उल्टा दूं। कितनी? 12। बस सांप भी मर गया, स्टिक भी इधर गया, मजा है। क्लियर? और दूसरा तरीका क्या है? वो भी 100% एक्सेप्टेबल है यार, उसमें क्या मसला है? दूसरा तरीका भी सही है कि 92 तक पहुंचते हुए 15 ऐड हो चुका है। ये बिजनेस का नहीं है, इसे लेस 15 को लेस कर दें। और 92 तक पहुंचते हुए 3 लेस हो चुका है, इसे। तो जो 92 तक पहुंचते हुए किसी और हेड की चीजें हैं उनकी नेचर समझ के उल्टाने हैं या उनको आने हुआ उल्टाने? तो ये ऐड हो चुका तो इसको लेस करके, और ये लेस हो चुका हो इसको। तो मैंने 15 और 3 को अलग अलग किया है या डायरेक्ट 12 से खेला हूं? डायरेक्ट 12 से खेला हूं। इसलिए डायरेक्ट 12 से खेलूंगा कि आप लोगों का एक लेवल है। तो 12 नेट है ना, तो नेट को उल्टा दिया बस। अलग अलग भी उल्टाया जा सकता था। क्लियर हो गया? चलें जी, अब आज का सवाल शुरू करें। सुहेल खालिद और तीसरा शहजादा काजी आर मेंबर्स ऑफ एन AOP and share profits and losses in the ratio of 2:2:1. पेज नंबर 252. The principal activity of AOP is trading of rice and wheat. ये तो एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं, ये तो माफ होगी। अगला न्यूमेरिकल शुरू करते हैं इंशाल्लाह। 12 नंबर आ गए हमारे। एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं, माफ होगी ना? ना भाई, एग्रीकल्चर इनकम नहीं कमा रहे, ट्रेडिंग ऑफ राइस एंड व्हीट, खरीद के बेच रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम तो वो कमाएगा जो चावल या गंदम काश्त करेगा। ये काश्त कर रहे हैं या दुकानों से खरीद के बेच रहे हैं? तो ये तो एग्रीकल्चर इनकम तो नहीं कमा रहे, ये तो चीजें खरीद के बेच रहे हैं। आप चावल खरीद के बेचें, ये कहें कि मेरे माशाल्लाह बाग है मुंजी के। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एनुअल इनकम ऑफ द AOP एंड इट्स मेंबर्स। AOP बेचारी को लॉस आ गया, कितने का? 15 लाख का। द लॉस हैज बीन अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टिंग रेंटल इनकम। वैसे हमारे शहजादे को प्रॉफिट आ रहा था। द प्रॉफिट हैज बीन अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टिंग रेंटल इनकम। द प्रॉफिट हैज बीन अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टिंग। ये जो एडजस्ट का लफ्ज होता है ना, ये गोल सा लफ्ज होता है। कभी इसका मतलब ऐड होता है, कभी लेस होता है। एडजस्ट का मतलब तो 2 मानी का होता है। तो बस प्रॉफिट तक पहुंचते हुए रेंटल इनकम क्या हो चुकी है? ऐड हो चुकी है। एडजस्ट से मराद है ऐड हो चुकी हुई है। दिस हैड बीन अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टिंग रेंटल इनकम, द डिटेल्स ऑफ व्हिच आर एज फॉलोस।
अच्छा उधर 15 रुपए लिखा हुआ था, इधर 2 मिलियन लिखा हुआ है रेंट जो आया, और उधर 3 रुपए के खर्चे थे, और इधर 40,000 का प्रॉपर्टी टैक्स है, और अकाउंटिंग के टीचर ने डेप्रिसिएशन भी माइनस करा दी। हालांकि हमारा जो सेक्शन 15A है वो कहते हैं डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत नहीं है, बल्कि वो रिपेयर अलाउंस आपको 1/5 माइनस करने देता है। तो हम लोग डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस नहीं करते हैं हम प्रॉपर्टी के चैप्टर में, तो डेप्रिसिएशन भी अकाउंटिंग के टीचर ने माइनस करवा दी। तो नेट रेंटल इनकम ये है। अब आप मुझे बता दें कि डन और डन, उधर 15 रुपए था, उधर 3 रुपए था, उधर 12 रुपए था, समझ आ रहे हैं? ठीक है। तो अच्छा इस बंदे की ना कहानी कुछ इस तरह बनी है, ऐसे ही आपके समझने के लिए और आपको तंग करने के लिए और आपके साथ वाले को छेड़ने के लिए मैं ये बात करने लगा हूं। इसकी कहानी कुछ इस तरह बनी है, इस बंदे की का जो ये ना ये वाली फिगर, ये नेट लॉस है। ये नेट लॉस कितना है इसका? ये नेट लॉस है इसका 1500, और इस तक आते आते रेंटल इनकम ऐड हो चुकी हुई है 1502.5, 1502.5। बाकी बिजनेस में ऊपर लॉसेस इतने होंगे कि वो ये फिगर भी खा के पीछे नेगेटिव ही बचा होगा, तो बिजनेस में ऊपर हैवी लॉसेस होंगे शायद, तो इसलिए हमें इससे कंसर्न नहीं। मुझे ये बता दें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? आई विल स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट और आई विल स्टार्ट फ्रॉम लॉस। मोहतरम इधर लॉस हो या प्रॉफिट हो, याद रखिएगा रेंटल इनकम ऐड हो चुकी होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे इधर 100 होता और नीचे 300 की सैलरीज होती, तो इसने 12 ने फिर भी ऐड ही होना था, क्योंकि इसकी नेचर तो इनकम की है ना। तो वॉट एवर द लॉस ऑफ बिजनेस में बी, इनकम्स याद रखिएगा, कैपिटल गेन्स हो, रेंटल इनकम्स हो, हमेशा यहां पे प्रॉफिट की फिगर पड़ी हो या लॉस की फिगर पड़ी हो, कल यही कहती है कि इनकम्स तो यहां तक आते आते क्या हो चुकी होंगी? ऐड हो चुकी होंगी। तो अब वो यही कह रहे, कहते द लॉस तक आते आते रेंटल इनकम इंक्लूड हो चुकी है, ऐड हो चुकी है, एडजस्ट से मुराद है इंक्लूडेड है। अब यहां तक पहुंचते पहुंचते प्रॉफिट तक, या प्रॉफिट है या लॉस है, वहां तक पहुंचते पहुंचते ऐड हो चुकी हुई है। चलें जी, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू P&L इंक्लूड द फॉलोइंग खर्चे पेड टू मेंबर्स। ओ तेरी खैर मोहतरम, मेंबर्स को जो पेमेंट्स है ना वो प्लीज P&L में डेबिट नहीं होनी चाहिए खर्चों के तौर पे। P&L में डेबिट का मींस है इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस, मतलब लिख लें इसका इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस। P&L में डेबिट होने का क्या मतलब है? इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस। अब बोले तो क्या हुआ है? पार्टनर की सैलरीज, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का ब्रोकरेज, पार्टनर को की गई कोई भी पेमेंट, बिजनेस का खर्चा, और प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते माइनस हो चुकी हुई है। इनको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और इसको क्या करना पड़ेगा? लेस। लेस जितनी अमाउंट शामिल है उसको एज इट इज क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। इसको उल्टाना पड़ेगा और इसको भी उल्टाना पड़ेगा। क्लियर? इसको क्यों उल्टाना पड़ेगा? क्योंकि पहले हम बिजनेस इनकम निकालेंगे। इसको क्यों उल्टाना पड़ेगा? ये सेक्शन 21 के जे के मुताबिक खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। क्लियर? याद आ रही है बातें? अच्छा, पहले मुझे बता दें क्या 15 लाख तक आते आते रेंटल इनकम ऐड हो चुकी है? क्या मैं इसके बैकअप में जाऊं या मुझे इजाजत है कि मैं इस नेट को भी उल्टा दूं? अगर आप इजाजत दें तो पहले जो नेट है उसे उल्टा देंगे, पहले जो काउंटिंग वालों ने ब्लंडर मारा है उसे बाल की तरह निकाल देंगे, बाद में टैक्स की वर्किंग जब मैं करने लगूंगा मुझे याद कराइएगा, उसका टैक्स रूल्स भी मैं उनका ध्यान रखूंगा। फिलहाल मैंने आपको अक्सर कहा हुआ है जितनी अमाउंट इंक्लूड कर दिया ना अकाउंटिंग वालों ने, एग्जैक्ट वो अमाउंट निकाल दिया करें, और ये अमाउंट को निकालते हुए ये भी ना सोचा करें टैक्स वाले क्या कहते हैं। हो सकता है टैक्स वाले कहें इस खर्चे में हमारी ये राय है, इस खर्चे के बारे में हमारी ये राय है। वो बाद में सोचना है जब रिक्लासिफाई करना है, वो बाद में सोचना है जब रिक्लासिफाई करना है। पहले जो है वो इधर उधर के लोग घर के अंदर आ जाए, आप पहले सबको निकालेंगे, निकालने के बाद उनमें से कहेंगे हाँ भाई बताओ तुम लोग आए किस लिए थे? अच्छा ये वाला बंदा, चलो तुम अंदर आ जाओ। फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। पहले जो मौजूद है उनको तो निकाले ना, तो पहले जो फिगर जिस एतबार से पड़ी है उसको उस एतबार से निकाल दें, और ये निकालते हुए ये ना सोचें कि टैक्स वाले क्या चाह रहे थे। फिलहाल जो काउंटिंग वाले डाल चुके हैं उसको एज इट इज निकाल दें। चलें जी, वर्किंग वन शुरू करें, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा आपको याद होगा आप घरों में बैठे थे, यहां एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ था, यहां बाकिर का न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ था, और यहां पे जो है वर्किंग वन सॉल्व हुई थी। तो इसलिए मैं एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगा हूं, उसके लिए मैं वर्किंग करने लगा हूं। तो क्या है यार नाम एओपी का? बाकिर, बाकिर किथों आ गया यार? सुहेल, खालिद एंड काजी। एओपी जी जी बिल्कुल, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर 2000 बोले तो ना, बोले तो चलो ये लो बोले तो। अच्छा जी, नाउ इनकम फ्रॉम बिजनेस। सर ने ये न्यूमेरिकल ये मुंह से ही शुरू कर दिया? जी बिल्कुल, ये न्यूमेरिकल का मुंह होता है बेटा। तो अब मैं तीसरे सफे पे आके वर्किंग वन करता हूं, इनकम फ्रॉम
बिजनेस। बोले तो किसकी? और बोले तो तू बोले ना, किसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस? एओपी की। बोले तो नेट प्रॉफिट या अच्छा ये करना है, चलें ठीक है कर लें, ये कर लें। नुकसान आया जी कितना? अच्छा प्रॉफिट है या लॉस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को आप इग्नोर कर लें। मुझे बता दें इनकम्स प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते क्या हो चुकी होती हैं? ऐड हो चुकी होती है, उनको क्या करें? एग्जैक्ट उसी अमाउंट से लेस कर दें। कितनी जी? नेट उल्टा दूं या अलग अलग उल्टाऊं? थोड़ी देर पहले वाला न्यूमेरिकल तो नहीं भूलेगा ना जो लॉजिक बनाने के लिए दिया था? नेट उल्टा दें, नेट उल्टा दें। कितना? नहीं फिर आप छोड़ें, फिर अगर नई पॉइंट्स यूज करने तो फिर नहीं करने, फिर देखी जाएगी। 1502 वैसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसको फिर 1503 भी लिखा जा सकता है। 1503 अगर आपने उल्टाने तो कोई मसला नहीं, 1503 भी लिख देंगे इसको इसमें, तो पेपर में मार्क्स नहीं कटेंगे। क्योंकि अगर आप राउंडिंग कर रहे हैं तो 0.5 है तो फिर ये इसको जाते हुए 3 करके जाएगा। 500 कहेगा मैं जा रहा हूँ, 2 कहेगा मैं फिर 3 हो रहा हूँ। राउंडिंग के रूल्स आते हैं ना इतने। इसी तरह टीचर बताते थे 500 जा रहे, जाते जाते इसको छेड़ के जा रहा है, इसने कहा मैं फिर मोटा हो जाता हूँ। ओके ये उल्टा दिया। यार इनकम्स कैसे उल्टाते हैं? लेस करके। इनकम्स कैसे उल्टाते हैं? लेस करके। और खर्चे, डेबिट डेबिट का मतलब खर्चे होते हैं, खर्चे कैसे उल्टाते हैं? ऐड करके। 21 का जे याद है ना? 21 का जे। और ब्लू मार्कर पकड़ लो, याद है? ब्लू मार्कर पकड़ लो, रेड मार्कर पकड़ा था उसे, ब्लू मार्कर पकड़ा था, ब्लू मार्कर पकड़ा था। ब्लू मार्कर पकड़ के पार्टनर्स की पेमेंट्स अलग लिखी हैं क्योंकि इनको वो एक वर्किंग करनी होती है, बाकी रेस्ट टोटल वाली। जी बोले। अच्छा चलिए मैं देख लेता हूँ। यार छोड़ अबू बकर, यार आप इधर हो, कोई नहीं बैठा हुआ क्लास में। अबू बकर यार ये फिगर बताओ सुहेल की सैलरी, आप लोग ना तय। अबू बकर सुहेल की सैलरी बताओ। बोल ऊंची बोल, आवाज नहीं आ रही। 600। काजी को ठंड करा दी। चल नास काजी, चल में मेरी भी सैलरी, चल चुप। सैलरी मेरी भी चुप। पकड़ लो काजी को। सुहेल, खालिद और खाजी। 300 500। शायद ये कैपिटल ज्यादा लाया हुआ है घर से, सरमाया ज्यादा लाया था जब बिजनेस शुरू हुआ था, तो इसको उस पर इंटरेस्ट पे ज्यादा दे रहे हैं। बहरहाल पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, पार्टनर को सैलरी दें, ये पार्टनर है, इसके खर्चे बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो ताल पप्पा जान इनकम फ्रॉम बिजनेस टोटल कर दो तो अड़ी मेहरबानी, आपका एहसान, आप खुद ही याद रखना, जल्दी करो। 40250000, पता नहीं कौन सी फिगरों से खेल रहे हैं आप लोग, इधर पड़ी हुई फिगरों से खेलें। 403 वो एक ही गल करो ना बस, नुकसानी या नुकसाना, रुखसाना नहीं नुकसाना मैं बोल रहा हूं। तो नुकसाना कितना आ गया? 403। तो क्या उल्टा दिया? रेंटल इनकम उल्टा दी। नेट लिखा हुआ है इसने, हाँ गुड, इसने भी नेट का लफ्ज लिखा हुआ है, अच्छी बात है। नेट इनकम उल्टा दी और क्या उल्टा दिया? एक्सपेंसेस। अच्छा वर्किंग टू में इनकम प्रॉपर्टी भी निकाल लें, इनकम हम प्रॉपर्टी निकाल लें इसकी। बोले तो हाँ इनकम प्रॉपर्टी बोले। ग्रॉस कितने? 2 मिलियन। खर्चे कितने? 40,000। 2 मिलियन में से 40,000 टैक्स वाले माइनस करने देंगे? बिल्कुल करने देंगे, बिल्कुल करने देंगे। 2 मिलियन में से डेप्शन टैक्स वाले माइनस करने देंगे? नहीं करने देंगे। रिपेयर अलाउंस माइनस करें? करें करें करें। अब टैक्स वालों की नजर में वर्किंग करें, आप तो सीधी सीधी वर्किंग करें, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इसको रिक्लासिफाई करना था ना, लिख लें, इसको रिक्लासिफाई करना था, लेकिन 1503 का कुछ नहीं करना था, असल में आप टैक्स रूल्स लगाने हैं। तो ग्रॉस रेंट बोलें जी, लेस। पहले रिपेयर अलाउंस आदत बनी हुई है ना माइनस करने की, शर्म सी आती है अगर माइनस ना करवाएं तो। यस सर कह रहे हैं 2000 इंटू 1/5। छोड़ो यार, आपको नाम बताओ भाई, मैं खुद ही करता हूँ। ऑनलाइन वालों प्रॉपर्टी टैक्स 40, प्रॉपर्टी टैक्स 40। डेप्रिसिएशन मैंने आपको कहा था क्या किया करें, ऐसे डेप्शन पे उंगली रखें, उंगली रखें, उंगली रख के ट्राई करें जरा, करो अपना वाला वर्जन दिखाओ इसका। दांत निकाल रहे तो जी। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं इसको नहीं करना, एग्जामिनर करेगा। ना यार 1560।
भाईजान और आ गया, सवारियां निकल भी गई हैं। अच्छा भाई ये कुछ बच्चे जो है ना ये सवाल पूछते हैं, इसलिए इसको ना कल पे रख लें। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि हमने पढ़ा था, आप कहें यार हम नहीं इतना सोचते वैसे, लेकिन वैसे बता दें चलें। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमने एक सेक्शन पढ़ा था 66 प्रॉपर्टी के चैप्टर में कि वेयर शेयर्स ऑफ पार्टनर्स आर एसेटेनेबल, तो इनकम हम प्रॉपर्टी पार्टनर्स के हाथों में नहीं जाएगी, एओपी के हाथों में नहीं जाएगी, बल्कि पार्टनर्स के हाथों में अलग अलग इनकम में ऐड होगी। तो एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लेकिन आई डू नॉट वांट टू मिक्स अप द थिंग्स, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, वो मैं इंशाल्लाह आपको कल बता दूंगा। फिलहाल आप इस चक्कर में ना पड़े और जहन को इधर उधर ना लेके जाएं और मेरे से कोई ग्रुप में सवाल ना पूछिएगा। फिलहाल जो है वो आप मुझे बस ये बता दें, ये डाटा आपके सामने आ गया। अच्छा आप बता दें जी एओपी का न्यूमेरिकल खत्म हो गया, क्योंकि अगला न्यूमेरिकल किसका है? सुहेल का। तो अब किसका न्यूमेरिकल खत्म हो गया? एओपी का न्यूमेरिकल खत्म हो गया। अब मुझे एक चीज बताइएगा जरा मोहतरम, आज ये चैलेंज पहली दफा आया आपके सामने कि एक हेड में प्रॉफिट आ रहे हैं और दूसरे हेड में, अब इसका ट्रीटमेंट मैं आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि हमने लॉसेस का चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन लॉसेस का चैप्टर इसकी इजाजत देगा कि आप 1560 फेस पे लिखो, 403 उसमें से माइनस करो और जो इनकम आपकी बची उस पर टैक्स दे दो। तो ये बात हमें समझ आ गई है। बाकी लॉसेस के चैप्टर में कुछ तफसीलात हैं, वो लॉसेस का चैप्टर आने दें, उसमें हम वेट करेंगे। लेकिन आज मेरे ख्याल से पहली दफा जब से क्लासें शुरू हुई हैं किसी हेड में लॉस आया, इससे पहले लॉस नहीं आता था। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस बोले तो 403 नेगेटिव। इसमें ना बेहतर पता है क्या है, अगर आपने लिख भी लिया तो कोई हर्ज नहीं, काट दीजिएगा। इसमें बेहतर पता है क्या है, पहले जरा आप लिखा करें प्रॉफिट वाली, जरा ताकि माइनस होती हुई चीज नजर आ रही है वो अच्छा लगता है। तो पहले इनकम प्रॉपर्टी लिखी कितनी? 1560। तो ये प्रॉफिट है, इसमें से आप क्या माइनस कर दें? किसी और हेड का लॉस। कितना? 40। बहरहाल किसी हेड में लॉस आ जाए तो ये तफसीली बात है, फिर कभी देखेंगे किसी चैप्टर में जी। 40 टैक्सेबल इनकम बता देंगे एओपी की 1157। फारिग करें जल्दी, चैप्टर 4 में जाएं इसको लेके। पेज नंबर 5 कितनी है जी? 11 बोलो यार 115700। किधर आ रहा है 115700? इस वाले में चाचू ऐसा करना चाहे थर्ड में है 10,000 जमा 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। सिलेबस जो है वो ऑनलाइन के ग्रुप में शेयर कर दिया गया और आपका वेबसाइट पे लगा हुआ है टेस्ट का। अगले जी 10,000 जमा 10% ऑफ 5,7,000। अब आप जो जवाब आए कैलकुलेटर पे उसको डिवाइड करें 1000 से, टैक्स जरा सारे निकाला करें, ये 1000 में जरा मसला हो जाता है, फिर घर में समझ नहीं आती। 66 राउंड करके 66 इट मेक सेंस। खुदा ना खासा फिगर राउंड करते हुए ऐसा ना कीजिएगा। 6673 मिसाल दे रहा हूँ, 1157 पे 6673 टैक्स निकाल के बैठे हो, कुछ 600% टैक्स दे रहे से ज्यादा। तो अकल है 1157 पे टैक्स कितना? 66, कम ही बनेगा, 1157 से ज्यादा नहीं बन सकता। तो इट्स ओवर नाउ, इट्स ओवर नाउ। अच्छा यार अब एक न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट सॉल्व हो गई हमारी, बोले तो यार ये वाली रिक्वायरमेंट सॉल्व हो गई है। इसमें टैक्सेबल इनकम कितनी आई है उसकी यार? 11 कुछ, और टैक्स लायबिलिटी तो क्या क्या कैलकुलेट हो चुका है? एओपी की टैक्सेबल इनकम भी आ गई और एओपी का टैक्स भी आ गया। अगर आगे ना लिखा होता एंड ऑफ सोहेल तो क्वेश्चन खत्म था, लेकिन सोहेल की भी टैक्स लायबिलिटी मांगी है हमसे, सोहेल की भी मांगी है। अब ये जो मैं वर्किंग करने लगा हूं माय डियर, ये जो मैं वर्किंग करने लगा हूं, ये वर्किंग इसलिए होने लगी है कि बाकिर का सॉल्व, सॉरी सोहेल का सॉल्व करना है। अगर सोहेल का सॉल्व ना करना होता तो ये वर्किंग ना होती, लेकिन अभी तो सोहेल होता है इसलिए ये वर्किंग होती है। उधर देखें जी, सोहेल, खालिद, काजी, तैमूर। अभी ये तैमूर कहां से आ गया रे? अच्छा इससे ऊपर ना एक लाइन आप लिखा करें प्लीज, इससे ऊपर एक लाइन लिखा करें, मे बी इट इज वर्किंग टू डिविजिबल इनकम, ये लाइन लिखा करें इससे पहले, डिविजिबल इनकम। और वर्किंग 3 चल रही है, 2 क्या है? अच्छा वो 2 प्रॉपर्टी की थी, ठीक है। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम ना यहाँ आगे एओपी का लफ्ज लिखा करें ताकि याद रहे।
ये 1157। अब 1157 को देखें, इधर देखें, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, नहीं ऐसे नहीं करना, इसको तरतीब से छू 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 छू, इसको जरा लंबा सा काम करना पड़ेगा, इसको डबल आएगा क्लोज कर दें, लेकिन इसको थल्ले भी ले आए 1157। अब ना वो वर्किंग करें, सुहेल, खालिद, काजी, टोटल के पंप पे आ जाओ तीनों। अच्छा जी, सबसे पहले क्या जी, चलिए याद है वर्किंग का पैटर्न, मैंने कहा करवा दूं, भूल ना जाए आपको, रोज में पता भी नहीं चलता, सुबह उठते नाम भूला होता है। 900 600 10 दिन एक बच्चे के साथ बैठते हैं, उसका नाम तक नहीं पूछते, इतनी कंजूसी है तबीयत में, शर्म, और पता नहीं क्या क्या नाम आप इसको देते हैं। हमसाई के कूक क्या था करेंगे जिसका नाम नहीं पता, हमसाइयों का नाम नहीं पता था लोगों को, लेवल चेक करें, 300 300 500, तो रिश्तेदारों के नाम कहाँ पता होने हैं। 900 जमा 600, खड़े हो जो, 40-50 तो कजन होंगे, नाम सुनाओ सबके, 40-50 होंगे ना, सोच जरा नान के दाद के 40-50 होंगे, जान दे यार, 60-70 तो हम लोगों के होते हैं कजन, खड़े हो जा। अच्छा 900 जमा 600 1500, 300 जमा 300 जमा 500 1100। अब वो बंदा बैठा, हर बंदा अपने बारे में सोच रहा है। अच्छा भाई इधर आजा, वापस क्लास के बाद गिननी है। अच्छा अब यार ये ना किसी को याद हो कि ये फिगर कैसे निकाली थी, बैलेंसिंग, एक्सेलेंट, किसी को याद हो ये फिगर कैसे निकाली थी, बैलेंसिंग, कैलकुलेटर पकड़िए साथ चलेगा, 1157 माइनस 1500 माइनस 1100, अधूरी सी बात कर रहे हो मुझे लगता है कोई, -1443। आज बेचारों को क्या आ गया, इस वर्किंग में भी लॉस आ गया, जगह जगह लॉस हमें छेड़ रहा है, तो इस वर्किंग में भी लॉस आ गया, बोले कितना, 1443, इस वर्किंग में भी लॉस आ गया। अब बता दें इसको कैसे तकसीम करना है, किसी को याद हो, लॉस शेयर तकसीम करें, प्रॉफिट शेयर, लॉस शेयर, बोले यार किधर लिखा, मुझे तो नहीं नजर आ रहा, ये 2:2:1, यानी 2/5 2/5 और 1/5 जी, 2/5 2/5 और 1/5, 1443 इंटू 2/5 577 289। लेकिन मोहतरम अभी ये डिसीजन नहीं आपने लेना कि इनको ओवरऑल लॉस आया है, क्योंकि इनको ना तनख्वाहें वगैरह भी मिल रही थी, तो ओवरऑल अभी मैं डिसीजन नहीं ले सकता इनको लॉस आया है यूपी से प्रॉफिट आया है, जरा चेक कर लेते हैं तनख्वाहें वगैरह डाल डूल के इनको बचा कितना है जी, बोले 623। आगे क्यों क्यों क्यों, इसे क्या करना है, खालिद का क्या करना है टोटल, इसका काजी का टोटल का, वो काजी का काट के बैठे हैं, मैं खालिद पे फंसा हूं, वो काजी का काट के, काजी का क्या करना है टोटल, तो फिर ना निकालें, ऐसी टाइम जाएगा पेपर में, नो नीड, नो नीड ये टोटल, क्योंकि सवाल आगे किसका करना है, सोहेल का करना है बस, और सोहेल का सवाल मैं नहीं करा रहा, सोहेल का सवाल बस मैंने दिखा देना है, मिस्टर सोहेल, वो आपको पता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, टैक्सेबल इनकम, एड शेयर फ्रॉम एओपी, टैक्सेबल इनकम दोबारा लिखेंगे, ज्यादा वाली इनकम, कम वाली इनकम, वो सारा आसान सी कैलकुलेशन है, वो मैंने आप दिखा देना है, वो नहीं सॉल्व करवाना, यहां तक नोट कर लें बस। टाइम जाया हुआ है या मजा आया है, टाइम जाया हुआ है, बचते नहीं क्या, ढक्कन गिरा यार, हद होगी, मैंने ढक्कन का एक बंदा साथ वाले को देखा था, प्लीज रिस्पेक्ट दिया करें। ओके इधर देखें जी, आ जाए। अच्छा यार ये मुझे लगता है सोल्यूशन रुपीज में हुआ है, खुदा के लिए नई किताबें ले लें, मैं ये कह सकता हूँ, और अब ये आप लोगों के घर तक ले आता हूँ किताब। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2। अब किसका न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगा है, सोहेल का, सोहेल की इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है जी, 8 लाख, यही इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई, इसमें कितना शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करना है, 6,23,000। अच्छा ये ना ऐड कर दिया शेयर फ्रॉम एओपी, ये टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस लॉस लिखा हुआ है, इसको छोड़ा पड़े, हम टैक्सेबल इनकम में लिखते हैं। अच्छा बोल दें जी ये कौन सी इनकम आ गई, कम वाली, और ये टैक्स किस पे निकालेंगे, पहले ज्यादा वाली पे, ये ज्यादा वाली पे टैक्स निकाला, और फिर ये ज्यादा वाला टैक्स डिवाइड बाय ज्यादा वाली इनकम,
मल्टीप्लाइड बाय कम वाली इनकम इज इक्वल टू 58159। डन। ये किसका टैक्स आ गया? हाँ ये बात है, इनका सवाल अच्छा है, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो देख लें। अगर ना इस कैलकुलेशन में यहां नेगेटिव 623 आ जाता, अगर इस कैलकुलेशन में यहां नेगेटिव 623 आ जाता तो सुने क्या करना था? फिर आप लोगों ने ये करना था मेरे भाई कि नेगेटिव 623 आने की खुशी में ना, गम में सॉरी, नेगेटिव 623 आने पे मैंने कहा था इसको फिर आपने लेस नहीं करना। फिर जब आपने इसको लेस नहीं करना तो नेगेटिव 623 की जगह आपने कहा यहां क्या लिख देना है? फिर 0। तो फिर ये वाली इनकम भी कितनी आ जाएगी, और फिर शायद आपको 2 दफा टैक्स भी ना निकालना पड़े। आप अपने समझने के लिए 2 दफा निकालना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप 8 लाख पे बस टैक्स निकालेंगे, वो यही टैक्स बन जाएगा जो भी आएगा। डन? समझ आ गई बात? क्लियर? माइनस कभी भी नहीं करते। जब भी एओपी सुहेल खालिद काजी वाली वर्किंग या फिर बाकी रसद टोटल वाली वर्किंग, ये 2 ही वर्किंग हमने की हैं, इस वर्किंग में जब भी कभी लॉस आ जाए तो उसको आपने इधर माइनस नहीं करना, कहीं भी माइनस नहीं करना। उसको एओपी क्या करेगी वो लॉसेस के चैप्टर में देखेंगे। वो कोई तो लॉसेस के चैप्टर में फिर देख लेंगे, आप क्या कर सकते हैं, आप अभी लॉसेस का चैप्टर तो पढ़ा नहीं। वापस आ जाइए, जिथे दी खोती होती आन खलोती। कोई नहीं, बस देखी जाएगी यार, क्या होता है, हद होगी, हद होगी। हम पंजाब के इलाके के हैं, हमें पंजाबी पे फख्र है। चलो 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 चलो, पंजाबी वाले वो मुहावरे कह गए हैं जो अंग्रेज सोच नहीं सकते। बोले बोले जल्दी आए चैप्टर 3 की तरह। So just have a quick revision. और कल इससे फिर बात करेंगे इसमें से सवाल कैसे आएगा पेपर में। यूटिलिटेरियन हैप्पीनेस की बातें करता है, सादा सादा भी याद रख लें। डियोंटोलॉजिस्ट ड्यूटीज की बात करता है, और वर्चुअल एथिसिस्ट ब्रॉड कंसेप्शन लेते हैं, उसमें एक बात टैलेंट की भी करता है। अच्छा जी, यूटिलिटेरियन जो है वो कहता है कि गोल है टैक्स लेना लोगों से, ये लोगों को खुश रखना, इसलिए टैक्स लो, लोगों में बांटो, कोई मसला नहीं। डियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं मेरी ड्यूटी है, मैं पब्लिक रोड्स वगैरह इस्तेमाल करता हूं। और वर्चुअल एथिसिस्ट भी कहते हैं कि मैं टैक्स देने को तैयार हूं, लेकिन टैक्स रेट हाई ना रखना। हाई रखा तो लोग टैलेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर टैक्स रेट कम रखा तो लोग, बस ये एक सजेशन ही दे रहे वो। इन 3 लोगों के पास जाके हम टैक्स लेंगे। ये बंदा किस लिए टैक्स दे देगा कि हेल्थ केयर से और पुअर की हेल्प होने से लोग खुश होंगे। ये बंदा किस लिए टैक्स दे देगा कि गरीबों को मदद करना मेरी ड्यूटी है। और ये बंदा किस लिए टैक्स देगा कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा और लोगों की सेहत बेहतर होगी, टैलेंट लोग अच्छा इस्तेमाल कर सकेंगे अपना। और ये बंदा ये वाला टैक्स किस लिए देगा, कहेगा सबसे बड़ा नेक काम लोगों की मदद करना है। ये सारी बात की समरी है। अच्छा, अब ना ये जो आगे है दोबारा शुरू हो गया, पीछे भी पड़ा हुआ, यूटिलिटेरियन, वर्चुअल एथिसिस्ट, डियोंटोलॉजिस्ट। अब ये लिंक कर रहे हैं इनको इससे, अवॉइडेंस और इवेजन से। अवॉइडेंस क्या होता है? लॉ के अंदर रहते हुए टैक्स बचाना, और इवेजन क्या होता है? लॉ को छोड़ते हुए टैक्स मारना, लॉ के अगेंस्ट जाते हुए टैक्स जानबूझ के मारना। यार एक बात तो पक्की ठक्की है जो तीनों में उसने नहीं लिखी, कि तीनों लोग टैक्स इवेजन को तो नापसंद करते हैं, क्योंकि इवेजन इज अनलॉफुल। ये बात उसने कहीं नहीं लिखी, तीनों में नहीं लिखी। तीनों लोग किसे नापसंद करेंगे? इवेजन को। ये बात लिख लें, लॉ में लिखी नहीं हुई। तीनों लोग इवेजन को नापसंद करेंगे। इवेजन तो क्या है? बुरा अमल है, अच्छा अमल है, तो हम नेक गुमान करेंगे। ये तीनों लोग इवेजन को तो नापसंद करेंगे। इसलिए हमारी जो डिस्कशन हो रही है अब सिर्फ होने लगी है अवॉइडेंस के ऊपर, कि अवॉइडेंस को पसंद करेंगे या नहीं। असली तौर पे तो अवॉइडेंस हर बंदा ही पसंद करता है, पता नहीं ये डिस्कशन क्यों करने लगे। अवॉइडेंस तो शायद हर बंदा ही पसंद करता है। लॉ के अंदर रहते हुए अगर पैसे बच जाएं तो कोई शौक तो नहीं हमें कि इमरान खान के पास पैसे जाए, क्या है आप लोगों को? अच्छा नहीं है, लेकिन ना अवॉइडेंस में इसने थोड़ी बहस कर दी इनमें, इन लोगों में। क्या कहते हैं? यूटिलिटेरियन कंसर्न्ड विद एग्रीगेट वेलफेयर, जो लोगों की वेलफेयर की बातें करता है और खुशियों की बातें करता है, माइट बी विलिंग फॉर टैक्स अवॉइडेंस। ये खुशी से टैक्स अवॉइड करना पसंद करता है, और करना भी चाहिए, इंसान है, टैक्स अवॉइड करना पसंद करता है। इफ टैक्स इज अवॉइडेड, अगर टैक्स बचेगा तो वेल्थ इज केप्ट इन प्राइवेट सेक्टर, वेल्थ जो है वो प्राइवेट सेक्टर में रहेगी, यानी जो लोग पैसा कमा रहे हैं उन्हीं के पास रहेगी, और इट विल नॉट गो टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को नहीं जाएगी। अच्छा, ये ना बड़ा नैरो माइंडेड डिस्कशन है, और ये जो मेन थीम है ना उससे थोड़ा हटती हुई बात नजर आ रही है, और बच्चों बड़ी जेन्युइन चीज है। अक्सर बच्चे ग्रुप में सवाल पूछते हैं कि ये मेन थीम से बात हटती हुई नजर आ रही है। मेन थीम कुछ और है खुशियों की, मेन थीम है खुशियों की, खुशियां अमंग्स पॉपुलेशन, और ये जो है ये खुशियां जाति की तरफ मूव कर गया। लेकिन जाहिर बात है यूटिलिटेरियन भी इंसान है, जहां लोगों की खुशियों की बातें कर रहे होंगे तो वहां अपनी खुशियों को भी तो देखेंगे ना। तो मैंने माना कि बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्शन देके लॉ मेकर बहुत नैरो चीज की तरफ ले आया, बट लाया, अब क्या करें, पढ़ें। A utilitarian concerned with aggregate welfare
माइट बी विलिंग फॉर टैक्स अवॉइडेंस। कहता है एक और चीज है, लोग तो खुश होते हैं, लेकिन अगर ज्यादा अमीर लोग और उनको टैक्स बचे तो ज्यादा अमीर भी तो खुश हो सकते हैं। तो इफ टैक्स इज अवॉइडेड, वेल्थ इज केप्ट इन प्राइवेट सेक्टर, पैसे घरों में ही रहेंगे, इमरान खान के पास नहीं जाएंगे, मींस इट विल नॉट गो टू गवर्नमेंट। ऐसे कैसे खुशियां फैलेंगी? ऐसे फिर उन्हीं चंद लोगों में खुशियां फैल के रह जाएंगी जिन्होंने टैक्स कम दिया है। ये खुशियां फिर शायद बांटी ना जा सके, लेकिन वो लोग खुश होंगे जिन्होंने टैक्स बचा लिया है। तो बहुत नैरो माइंडेड अप्रोच है ये, और पिछली अप्रोच के बिल्कुल जो है वो डिफरेंट एंगल से इसने दी है, नैरो माइंडेड अप्रोच है। आगे चलें। यूटिलिटेरियन सेज दैट चार्जिंग टैक्स विल पुट मोर बर्डन ऑन मिडिल क्लास who cannot afford hiring tax lawyers, or the dissatisfaction of middle class will be more as compared to the satisfaction achieved by rich class. अच्छा, एक बात इसने और कर दी, कहते मैंने माना कि मैं नैरो माइंडेड हूं, लेकिन एक बात वैसे मैं कर दूं, ये जो अगर मैं अपनी जाती खुशियों की बात करूं ना, तो इसमें एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है वो सुन लें। कहते बड़ी बात गौर से सुनिए, जो मैंने अंग्रेजी पढ़ दी ना, आपको साथ साथ समझ नहीं आ रही थी। एक पलड़ा ले लो और दूसरा पलड़ा ले लो, दो पलड़े पकड़ लो, दो पलड़े तराजू के पकड़ के, अमीर जो लोग हैं, ये तराजू के पलड़े पकड़ने से पहले सोचो, अमीर लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं, वो सीए को पैसे देके हायर करेंगे, सीए एक्सपर्ट मशवरा देगा, सीए फीस भी अपनी टका के लेगा, वो एक्सपर्ट मशवरा देगा और इसका करोड़ों रुपए टैक्स बचाएगा। अच्छा, लेकिन जो मिडिल क्लास है, पूरे ने तो वैसे ही टैक्स नहीं देना, 0 से 4 लाख कमा रहे हैं, उन्होंने क्या टैक्स देना है? जो मिडिल क्लास है वो टैक्स एक्सपर्ट हायर नहीं कर सकते। जब वो लोग टैक्स एक्सपर्ट हायर नहीं कर सकते तो नुकसान क्या होता है? वो लोग टैक्स अवॉइड करना चाहते हैं लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते। मिडिल क्लास और अमीर लोग अवॉइड करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं, क्यों? एक्सपर्ट्स को हायर कर लेते हैं। नंबर 1 ये इशू हो गया। अब क्या करो? कहते इससे होगा क्या? इससे होगा ये, वो लोग एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे, एक्सपर्ट्स को हायर करके पैसे देंगे, जब एक्सपर्ट्स को पैसे देंगे उनका टैक्स बचेगा, अमीरों में आएंगी खुशियां। मिडिल क्लास एक्सपर्ट्स को हायर नहीं कर सकेगी, वो टैक्स बचा नहीं सकेगी, उसको देना पड़ेगा ज्यादा टैक्स, मिडिल क्लास में आएंगे गम। कहते हैं अमीर ज्यादा है मुल्क में, नहीं, अमीर कम है मुल्क में, मिडिल क्लास ज्यादा है। तो मिडिल क्लास ज्यादा है, वो टैक्स बचा नहीं सकी, उसको मिलने वाला गम रखो पलड़े में, और अमीर क्लास कम है, वो टैक्स बचा लिया, उसको मिलने वाली खुशियां रखो पलड़े में। तो ये खुशियां इम्बैलेंस हो जाएंगी। अब नैरो माइंडेडनेस से दोबारा जनरल बात की तरफ वापस आ रहे हैं। कहते हैं लेकिन ये एक मसला जरूर है कि अगर अमीरों की बात करें, वो इस अप्रोच से टैक्स बचा लिया करेंगे, और टैक्स बचाने की वजह से खुशियों का इम्बैलेंस आ सकता है। कहता है ये मैं मान रहा हूं अपनी बात। पहले उसने नैरो माइंडेडनेस की बात की कि हमें खुशियां तो मिलेंगी अमीरों को, लेकिन आगे जाके उसने कह दिया ये लिमिटेशन भी इसमें है। जैसे लोग नहीं बात करते करते किसी और तरफ निकल जाते हैं, तो आज आके बात करते करते एंगल उसने फिर बदल लिया अपना। द यूटिलिटेरियन सेज दैट चार्जिंग टैक्स विल पुट मोर बर्डन ऑन मिडिल क्लास। ये बात समझ आई? अब टैक्स लगाने से बर्डन किस पे पड़ना है? सिर्फ मिडिल। अमीर तो पहले ही अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज मिडिल क्लास का मसला क्या है? दे कैन नॉट अफोर्ड हायरिंग टैक्स लॉयर्स। वो टैक्स लॉयर्स को हायर नहीं कर सकते, महंगे महंगे। वो बीकॉम शीकॉम से कहते हैं यार मेरी रिटर्न बना दो, वो बना के एज इट इज दे देते हैं, उसको पता ही नहीं टैक्स बचाना कैसे है। द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ मिडिल क्लास, इससे मिडिल क्लास क्यों डिससैटिस्फाइड हो जाएगी? क्योंकि टैक्स नहीं बचा। द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ मिडिल क्लास विल बी मोर as compared to the satisfaction achieved by rich class। उनको कैसे satisfaction आई है? by hiring experts लिख सकते हैं आप, by hiring experts and saving tax। rich class को कैसे खुशी आई है? by hiring experts and saving tax। ये बातें आज ही पढ़ेंगे तो याद रहेंगी, वरना ये भूल जानी। खासतौर पे ये जो लाइन है ना, ये थोड़ा सा अगर समझी ना हो ना क्लास में, तो ये फिर घर में याद नहीं होती, ये जो मैंने अभी ताज़ा पढ़ाई है। वर्चुअल एथिसिस्ट वुड डिसलाइक अवॉइडेंस। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो अवॉइडेंस को भी अजीब समझते हैं, यानी इशारे पे खड़े हैं, अब देख रहे सारे लोग इशारे पे खड़े हैं, मैं सर्विस लेन में होकर निकल जाऊं, यार नहीं यार, लोग कहेंगे कैसा बंदा है, दाढ़ी रखी हुई है, तो वो ऐसे हो गए, नहीं यार नहीं यार। तो कहते हैं ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो 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 बोले। अच्छा वैसे ये जिसने दाढ़ी रखी वो गाने ना सुने और जिसने नहीं रखी वो सुन ले, ये कलमा पढ़ के सारी चीजें जिम्मे होती है ना। तो इसलिए गेटअप से ज्यादा एक्सपेक्ट ना किया करें, आप सिर्फ अल्लाह के हुक्मों पे चलें। पता नहीं गेटअप से लोग एक्सपेक्टेशन क्यों ज्यादा डेवलप कर लेते हैं, फिर अगला बंदा गुनाह करते हैं, फिर और परेशान भी होते हैं। अब वर्चुअल एथिसिस्ट वुड डिसलाइक टैक्स अवॉइडेंस। एक वर्चुअल एथिसिस्ट है, वो क्या करता है जी? टैक्स अवॉइडेंस को डिसलाइक करता है। वो क्यों डिसलाइक करता है? कहते हैं मुझे अजीब सा लग रहा है कि लॉ को बार बार इस एंगल से पढ़ूं कि मुझे टैक्स बच जाए। कहते हैं मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, शर्म सी आ रही है मुझे करते, हालांकि अलाउड है। इट इज नॉट एथिकल, कहते हैं मुझे अजीब सा लग रहा है। टू एक्सप्लॉइट द रूल्स एक्सप्लॉइट होते हैं। रूल्स का मतलब है लॉ में लूप होल होते हैं, लॉ में लॉ मेकर गलतियां छोड़ जाते हैं, उन गलतियों को पकड़ के खुद टैक्स बचाना। कहते हैं मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। इट इज अनएथिकल टू एक्सप्लॉइट रूल्स नोइंग दैट वन इज एक्सप्लॉइटिंग इट फॉर वन सेल्फ। समझ आ गई बात? आगे, अ डियोंटोलॉजिस्ट
विल नॉट फेवर टैक्स अवॉइडेंस, कहते हैं मैं टैक्स अवॉइडेंस की फेवर में नहीं हूं। ये भी बहुत ज्यादा ही नेक बन गया, मेरी शायद इसकी ड्यूटी है टैक्स देना इसलिए, तो कहते हैं मैं भी बचाना बचाना पसंद नहीं करता, हुकूमत को अगर ज्यादा टैक्स जा रहा है तो मैं बार बार लॉ इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि मुझे टैक्स बच जाए, जाता है जान दो कोई मसला नहीं। कहते हैं विल नॉट फेवर टैक्स अवॉइडेंस, लेकिन कहते हैं अंदर की बात तो मैं कंडेम भी नहीं करूंगा। यार तो सड़क पे लाके खड़ा कर देते, क्या बात कर रहे हैं, उधर और बात कर रहे हैं इधर और बात कर रहे हैं, कहते हैं हाँ सड़क पे लाके खड़ा किया। विल नॉट फेवर टैक्स अवॉइडेंस, कहते हैं मैं टैक्स अवॉइडेंस पसंद नहीं करता, मुझे नहीं पसंद टैक्स बचाना क्योंकि मेरी ड्यूटी है टैक्स देना, लेकिन अगर बचाओ ना तो फिर मैं बुरा भी नहीं मनाऊंगा, अच्छी बात है मेरा ही टैक्स बचेगा। डियोंटोलॉजिस्ट कैन इजीली आर्ग्यू फॉर अ ड्यूटी टू ओबे लॉ, ये ना इसकी लॉजिक उसने दे दी है मोहतरम, इसकी लॉजिक उसने ये वाली दे दी है, समझ रहे हैं बात, लेकिन इसकी लॉजिक उसने एग्जांपल के जरिए नहीं दी। तो अगर आपने फुल स्टॉप के बाद वाली लाइन पढ़नी है ना, तो फुल स्टॉप के बाद वाली लाइन किसकी एग्जांपल है, नॉट फेवर टैक्स अवॉइडेंस की, और फेवर टैक्स अवॉइडेंस की कोई मिसाल उसने नहीं दी। वो भी बन सकती है कि अगर आप फेवर करेंगे टैक्स अवॉइडेंस तो भी इंसान ही है, इंसान फेवर कर ही देता है कि मैं भी टैक्स बचाना चाहूंगा, क्या हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज ऑल थ्री थिंग्स। अब ऐसा कर लें, पास पेपर्स में कोई बोंगी शोंगी नहीं मारनी आपने। क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई 4 पावर्स ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, 4 पावर्स ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जल्दी करें यार पकड़ें। हाँ जी किस पेज पे है, एक्सेलेंट, पेज 20, नहीं गलत, पेज 20। ये पावर्स ही है ना, पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू, पावर टू, आसान सवाल आता है इस चैप्टर में सीधा सीधा। अच्छा आगे, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, 2 पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, पेज नंबर, लिस्ट डाउन करने हैं या एक्सप्लेन करने हैं, 21, 4 पिलर्स हैं, 4 में से कितने, 2। लिस्ट ऐसी एनी 6 एथिकल इश्यूज व्हिच मे बी फेस्ड बाय टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटीज, या टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटीज मैंने आपको बता दिया था एफबीआर होता है। लिस्ट द 6 ethical issues which are faced by FBR while discharging their duties under 4 pillars। 4 pillars में ड्यूटीज तो फॉलो करना चाह रहे हैं, लेकिन एथिकल इश्यूज क्या आ रहे हैं, डन। 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ FBR, एडमिनिस्ट्रेटर्स लिखें कौन होते हैं, FBR। यार सवाल होता है पेपर में, पास पेपर के क्वेश्चंस को इतनी वेटेज दीजिएगा, आपकी सोच है, इनको बार बार पढ़िएगा सवालों को, कहीं ऐसा ना हो सवाल पेपर में पढ़ के समझ ना आए सीधा सीधा आप कहीं ये चीज तो मुझे आती थी पेपर में लिखनी क्या, ओ ये लिखना था, ओ यार 6 नंबर, इस तरह फिर होता है। तो इसलिए सवालों को ना गौर से पढ़ना है आपने दोबारा घर जाके। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ढूंढे, ना पिलर नहीं पूछ रहा, एक्सेलेंट, पेज 22, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो पास पेपर के क्वेश्चन पढ़ने हैं और मेन चीज को हाईलाइट करना है। अब घर जाके मेरा हाईलाइटर भी चल नहीं रहा, पता नहीं ये क्या चक्कर है, बहरहाल मेन चीज को आपने ऐसे हाईलाइट कर लेना घर जाके। लिस्ट एनी 6 एथिकल इश्यूज, रिपीट हो रहा सवाल, पिलर्स रिपीट हो रहा सवाल, मैंने करा दिया। 6 एथिकल इश्यूज, तीसरी दफा रिपीट हो रहा सवाल, 6 एथिकल इश्यूज, चौथी दफा 6 एथिकल इश्यूज, ओ भाईजान छाड़ दो यार एथिकल इश्यूज। 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटीज, वही अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिपीट हो रहा सवाल। मेन कैनन्स ऑफ मेन बाबा जी वाले बताने, पहले चार में से 3 बताने हैं। एक भाई एक दफा मुझे मिले, कहते सर 48 पे फेल हुआ है, मैंने कहा क्या हुआ, कहते कैनन्स भूल गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रीफली एक्सप्लेन द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज 10 नंबर की, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज कौन है, FBR वाले, इनकी अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को 22। अच्छा जी भाई ये पहला सफा किसके लिए है, टैक्स लेजिस्लेटर्स के लिए, ये कौन है, लॉ बनाने वाले। दूसरा सफा किसके लिए आज हमने पढ़ा, टैक्स पेयर्स के लिए, इसमें इवेजन अवॉइडेंस भी कवर हो गई है। और तीसरा सफा किसके लिए, FBR के लिए, टैक्स इंप्लीमेंट करने वालों के लिए। और 5वें सफे का मिड किसके लिए है, ये कौन लोग हैं, एक्सेलेंट, CAs और लॉयर, जो लोगों का टैक्स कैलकुलेट करके देते हैं। तो 7 वाली की किताब पे लिखते हैं, आज के दिन चैप्टर 3 के साथ, आज का दिन चैप्टर 3 के साथ गुजारते हैं, फिर ये टाइम नहीं मिलना। पहले 3 चैप्टर में से 10 नंबर का सवाल आता है, तो इसलिए पहले 3 चैप्टर अच्छे आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। खत्म करो।